अमेरिका का जो रुख था ग्रीनलैंड को लेकर, अमेरिका का रुख काफी असामान्य और कठोर था। अमेरिका ने बोला कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व का है। या अगर डेनमार्क को अमेरिका जबरदस्ती सैन्य कार्रवाई के माध्यम से अगर लेने का प्रयास करता है, तो एक तरह से ये मानिए कि नाटो जो बना था, नाटो को अंत मानिए। देखिए, वर्तमान में 21वीं शताब्दी में ग्रीनलैंड जो है एक तरह से जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रतिस्पर्धा और भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है ग्रीनलैंड, जो कि आर्कटिक की राजनीति का एक नया वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि ग्रीनलैंड जो है उसका सामरिक, सुरक्षा के लिहाज से आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है, साथ साथ में भारत के परिप्रेक्ष्य को भी इसमें जानने का प्रयास करेंगे। अब इस न्यूज के डिटेल में जाएं, इससे पहले हम लोग एक घटनाक्रम की चर्चा करेंगे जो कि नए साल की शुरुआत के साथ से ही होने लगा। देखिए, जैसे ही 2026 शुरू हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका जो है उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर एक सैन्य कार्रवाई करी और वहां के जो राष्ट्रपति है निकोलस मदुरो, उनको युद्धबंदी बना लिया और अमेरिका की अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या फिर वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उनसे या फिर अमेरिकी अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया, ग्रीनलैंड के बारे में सवाल किया गया। तो अमेरिका का जो रुख था ग्रीनलैंड को लेकर, अमेरिका का रुख काफी असामान्य और कठोर था। अमेरिका ने बोला कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व का है और ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा, आर्कटिक की स्थिरता और साथ ही साथ में भविष्य की जो रणनीति है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। अब जो अमेरिका का जो ये स्टेटमेंट था, उसमें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई, जो भी विश्लेषण करता है उनको, कि अमेरिका ग्रीनलैंड को एक सहयोग के क्षेत्र के रूप में अब नहीं देख रहा है। अमेरिका उसके जो दीर्घकालिक रणनीतिक हित है उनके हिसाब से ग्रीनलैंड के क्षेत्र को अब देख रहा है। जब डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही हिस्सा है, डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वहां के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से अपना जो मत है, अपने जो विचार है वो स्पष्ट और कठोर शब्दों में बताए। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने बोला कि ग्रीनलैंड जो है वो किसी बाहरी सौदेबाजी के लिए खुला हुआ नहीं है। साथ साथ में ग्रीनलैंड का क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार किसी विदेशी शक्ति को नहीं है। यानी कि उन्होंने ये क्लियरली बता दिया कि ग्रीनलैंड का भविष्य में क्या होना है, क्या नहीं होना है, इसके बारे में तय करने का अधिकार केवल ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क को है। अब इस मामले पर, पूरे मामले पर यूरोप के जो नेता है या फिर यूरोप के जो विभिन्न देश हैं जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली इत्यादि के बीच में भी एक एकता देखी गई और इन देशों ने भी स्टेटमेंट जारी करके ये बोला कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कहीं ना कहीं यूरोपीय सुरक्षा जो ढांचा बना हुआ है उसका एक हिस्सा है। अब जो इन नेताओं की चिंता थी वो डेनमार्क के समर्थन को तक ही नहीं थी, यानी कि डेनमार्क को समर्थन देने तक नहीं थी। इनकी चिंता ये थी कि कहीं आर्कटिक का जो क्षेत्र है, जो ग्रीनलैंड या फिर आर्कटिक का जो क्षेत्र है ऊपर वाला, वो कहीं ना कहीं किसी एक शक्ति के वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र ना बन जाए, ये भी चिंता यूरोपीय नेताओं की थी। तो यूरोपीय नेताओं ने भी ये बोला कि जो डेनमार्क की संप्रभुता है और क्षेत्रीय अखंडता है उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस न्यूज को देखते हैं कि डेनमार्क के ऊपर क्यों चाह रहा है अमेरिका कि डेनमार्क के ऊपर उसका नियंत्रण हो। साथ साथ में इससे पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि डेनमार्क का इतिहास वास्तव में क्या रहा है। क्या डेनमार्क केवल एक बर्फीला द्वीप है या फिर उसका कुछ इतिहास भी है? वर्तमान में हम लोग इस सब चीजों को जानेंगे और साथ साथ में ये भी भारत का पक्ष भी जानेंगे कि भारत की क्या रणनीति है। वैसे तो भारत डेनमार्क से और ग्रीनलैंड से काफी दूर है, परंतु भारत क्या इससे प्रभावित हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। देखिए, जहां मैं डेनमार्क बोल रहा हूं वहां आप समझिए कि ग्रीनलैंड भी है, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये स्टेटमेंट के बारे में मैं बता चुका हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा बोला गया कि ग्रीनलैंड का सामरिक महत्व है और उस पर कड़े बयान दिए गए। इवन अमेरिका ने यह बोला कि अगर डेनमार्क नहीं मानता ग्रीनलैंड को लेकर तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी जो चीफ इन कमांडर इन चीफ है यानी कि राष्ट्रपति है वहां के, उनके पास खुला हुआ है अमेरिका के। डेनमार्क की सरकार ने भी अपना रुख जो स्पष्ट कर दिया। डेनमार्क की सरकार ने बोल दिया कि डेनमार्क के और ग्रीनलैंड का क्या होगा ये निर्णय करने का अधिकार ग्रीनलैंड के और डेनमार्क के लोगों को, न कि किसी बाहरी शक्ति को। यूरोपीय नेताओं ने भी इसको लेकर एक तरह से एकजुटता प्रदर्शित करी। ये दृष्टिकोण अगेन वही है सारा का सारा जो हमने बात करा है। अब
यूरोपीय नेताओं ने स्पष्ट बोलिए कि ग्रीनलैंड किसका है, वहां के लोगों का है, और एक सामूहिक समर्थन उसको दिया। उनकी चिंता मुख्य ये थी कि आर्कटिक का जो क्षेत्र है उसका सैन्यीकरण ना हो जाए, साथ साथ में एक जो रूल बेस्ड ऑर्डर चल रहा है, ऐसा नहीं हो कि अमेरिका कहीं भी जा रहा है, किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा ला रहा है, किसी भी देश पे कब्जा कर रहे हैं, तो रूल बेस्ड ऑर्डर जो है, नियम आधारित विश्व व्यवस्था है, वो कहाँ चलेगी, है ना। साथ साथ में यूरोपीय सुरक्षा चिंता है, उनकी भी स्थिरता की बात करी, क्योंकि डेनमार्क के जो राष्ट्रपति है, डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया, अगर डेनमार्क को अमेरिका जबरदस्ती सैन्य कार्रवाई के माध्यम से अगर लेने का प्रयास करता है, तो एक तरह से ये मानिए कि नाटो जो बना था, नाटो को अंत मानिए, क्योंकि नाटो में जो मैक्सिमम देश है वो कौन है, यूरोप के देश शामिल है। अब इसके अगर थोड़े से इतिहास की बात करें कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क उसके आसपास के क्षेत्रों का इतिहास क्या रहा है, तो ग्रीनलैंड की अगर बात करी जाए तो देखिए यहाँ के जो मूल निवासी थे वो इनुइट समुदाय के लोग थे, और वहां के मूल निवासी थे। उनके लिए कोई जो डेनमार्क है वो कोई सामरिक क्षेत्र नहीं था, उनके लिए एक तरह डेनमार्क जो है वो उनके जीवन, संस्कृति और प्रकृति का एक तरह से संतुलन का आधार था उनके लिए। फिर 10वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर वाइकिंग लोग आए यूरोप से, और एक वाइकिंग नेता थे एरिक द रेड। उन्होंने इस क्षेत्र को ग्रीनलैंड नाम दिया, और ग्रीनलैंड नाम दिया यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस क्षेत्र की आने वाली भविष्य में संभावनाएं और उसको आकर्षण के रूप में देखा ग्रीनलैंड को। अब वर्तमान में हम लोग बात करें तो 18वीं शताब्दी में जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के औपनिवेशिक शासन जो है उसके अंतर्गत स्थापित हो गया, और आधुनिक काल में ऐसा हुआ कि डेनमार्क जो है उसको ग्रीनलैंड जो है उसको डेनमार्क के अंतर्गत काफी ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त है। देखिए वहां पर ऐसा हुआ कि 1979 1979 मान लीजिए, है ना, कि आसपास होम रूल आया। इसके तहत ये बोला गया कि ग्रीनलैंड के लोगों को एक तरह से आंतरिक मामलों में हम लोग काफी ज्यादा स्वायत्तता प्रदान कर रहे हैं, नियंत्रण प्रदान कर रहे हैं। फिर 2009 का स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट आया, उसके तहत ये बोला कि अधिकार जो है उनके ग्रीनलैंड के लोगों के और व्यापक विस्तार हुआ। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि जो ग्रीनलैंड है डेनमार्क का हिस्सा है, परंतु उसको काफी ज्यादा मात्रा में स्वायत्तता प्राप्त है। परंतु वर्तमान में भी ग्रीनलैंड की विदेश नीति और रक्षा नीति को कौन देखता है, डेनमार्क देखता है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में डेनमार्क और ग्रीनलैंड एक ही है, आप उसको अलग अलग बहुत मत समझिएगा। अब देखिए जो कोल्ड वॉर का जब सिनेरियो था उस टाइम पे डेनमार्क का काफी ज्यादा महत्व था। फिर ये माना गया कि डेनमार्क नहीं, सॉरी, ग्रीनलैंड अगेन, है ना, शीत युद्ध का काल था, कोल्ड वॉर का एरा, उसमें ग्रीनलैंड और उसका काफी महत्व माना गया उस एरिया का, क्योंकि वहां पर ये था कि मिसाइल प्रणालियां काफी बेहतर तरीके से निगरानी प्रणालियां स्थापित की जा सकती, रडार नेटवर्क स्थापित किया जा सकता था। परंतु फिर ये माना गया कि जैसे कोल्ड वॉर का एरा खत्म हो गया 1990-91 के आसपास, तो ये माना गया कि ग्रीनलैंड का महत्व खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। परंतु फिर ये हुआ कि 21वीं शताब्दी में कुछ घटनाएं होती है, जलवायु परिवर्तन, साथ साथ में संसाधन प्रतिस्पर्धा और उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि एक टेक्नोलॉजी काफी अधिक मात्रा में आई। तो उसकी वजह से हो कि ग्रीनलैंड वापस से 21वीं शताब्दी में वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया। अब वर्तमान में अमेरिका जो है वो 3 प्रमुख कारणों की वजह से ग्रीनलैंड को बोल रहा है कि ग्रीनलैंड का एरिया हमें चाहिए या उस पर नियंत्रण हमारा होना चाहिए। पहला तो है कि सामरिक और सुरक्षा के लिहाज से क्या है। तो देखिए क्या है, ग्रीनलैंड में बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियां, जो चेतावनी प्रणालियां होती है, वहां स्थापित करने का काफी अच्छा स्थान ग्रीनलैंड है। दूसरा ये कि रडार का एक बेहतर नेटवर्क ग्रीनलैंड में लगाया सकता है, और पोलर ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट घूमते हैं जो कि जासूसी उपग्रह होते हैं, साथ साथ में संचार के लिए काम आते हैं, तो अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कोई स्टेशन स्थापित कर देगा तो ग्रीनलैंड से अमेरिका सभी देशों के जो पोलर सैटेलाइट उनको ट्रैक कर सकता है, उनको देख सकता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका सामरिक और सैन्य, एक तो हो गया बैलिस्टिक मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां, रडार नेटवर्क्स, और साथ साथ में पोलर ऑर्बिट की देखरेख के लिए या फिर उपग्रहों की निगरानी करने के लिए अमेरिका को क्या चाहिए, डेनमार्क का ग्रीनलैंड चाहिए। अगला है कि देखिए वर्तमान में जो 21वीं शताब्दी है उसमें जो नए उद्योग डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि आप बात कीजिए रक्षा उद्योग हो गए, आप बात कीजिए डिजिटल उद्योग हो गए जिनमें चिप वगैरह काम आती है, आप बात कीजिए क्लीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज होगी, है ना, उन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं वो काफी अधिक मात्रा में काम में आते हैं। अब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके अगर प्रोडक्शन की और उसकी आपूर्ति श्रृंखला जो है, अगर उस पर महत्वपूर्ण नियंत्रण की बात की जाए तो उस पर महत्वपूर्ण नियंत्रण जो है वो चाइना का है। हाल ही में आपने थोड़ी सी न्यूज पढ़ी होगी कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चाइना के ऊपर भारी मात्रा में टैरिफ लगा दिया, तो चाइना ने रिटेलिएट करते हुए बोला कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो तो हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति रोक देंगे।
तो अमेरिका को अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो निर्भरता है चाइना के ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, उस पे हमें निर्भरता को घटाना होगा और आपूर्ति श्रृंखला इसमें लचीलापन लाना होगा। तो अमेरिका वैकल्पिक स्रोत ढूंढ रहा है किसके, रेयर अर्थ एलिमेंट के, और उसको ग्रीनलैंड जो है एक मुंसाबिक जगह लग रही है, काफी बेहतर जगह लग रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, ऐसा रिसर्च में बताया गया है कि वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट यूरेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट इत्यादि बहुत अधिक मात्रा में, अगर बहुत अधिक मात्रा में, तो कहीं ना कहीं आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के काम आ सकता है। अगला क्या है? अब अगला हम लोग अगर बात करें तो देखिए, वैसे ये है कि ग्रीनलैंड जो है अब वर्तमान में 21वीं शताब्दी में एक घटना और हो रही है कि पर्यावरण में चेंज आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वैसे तो ये नुकसानदेह है, परंतु इसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्कटिक और ग्रीनलैंड के आसपास की जो बर्फ है वो पिघल रही है। अब आर्कटिक और ग्रीनलैंड के आसपास की जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक नया जो ट्रेड रूट है वो डेवलप हो रहा है। अब जो एक नया ट्रेड रूट है वो कहीं ना कहीं अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो है उनके बीच में दूरी और समय को घटा सकता है, और जो पनामा कैनाल और स्वेज कैनाल पर जो निर्भरता है उसके विकल्प के रूप में काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड जो है वो एक लॉजिस्टिक हब के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि जब ये डेवलप होगा, एक ट्रेड रूट के रूप में डेवलप होगा, तो अगर अमेरिका जो है ग्रीनलैंड के ऊपर उसका अधिकार होगा या फिर नियंत्रण होगा महत्वपूर्ण रूप से, तो अमेरिका इस ट्रेड रूट को कंट्रोल कर पाएगा। जैसे कि एक कुषाण शासक थे, उन्होंने जो सिल्क रूट था उस पे उनका महत्वपूर्ण नियंत्रण था, तो उनका व्यापार और वाणिज्य काफी अधिक मात्रा में था। ऐसे ही अगर एक नया ट्रेड रूट डेवलप हो रहा है और ग्रीनलैंड जो है एक लॉजिस्टिक हब होगा, उस पर अमेरिका का अगर नियंत्रण होगा, तो अमेरिका उस पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकता है और अपने व्यापारिक लाभ के लिए उसका उपयोग कर सकता है। तो इन तीन कारणों की वजह से मेनली अमेरिका जो है किसकी बात कर रहा है कि ग्रीनलैंड उसके पास होना चाहिए। पहला कारण है सुरक्षा और सैन्य दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं कि वहां पे चेतावनी रडार चेतावनी प्रणालियां लगाई जा सकती है और पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट उनकी निगरानी की जा सकती है। दूसरा है रेयर अर्थ एलिमेंट, यानी कि चीन पर उसकी निर्भरता कम करने के लिए। तीसरा है कि वहां पर एक तरह से एक नया ट्रेड रूट डेवलप हो रहा है, उस पर महत्वपूर्ण नियंत्रण के लिए। तो ये तो हुई अमेरिका की परिप्रेक्ष्य की बात कि अमेरिका क्यों चाह रहा है कि ग्रीनलैंड जो है उसका हिस्सा हो। अब भारत की बात करते थोड़ी सी। देखिए, भारत की अगर देखा जाए तो आपको लगेगा कि यार भारत तो बहुत दूर है, ग्रीनलैंड कहाँ उधर है, भारत कहाँ है। तो भारत ठीक है, भौगोलिक लिहाज से तो बहुत दूर है, परंतु प्रभाव के स्तर पर अगर देखेंगे, ग्रीनलैंड में कोई भी हलचल होती है तो प्रभाव के स्तर पर अगर देखेंगे तो भारत बहुत क्लोज है। भारत तीन चार तरीके से ग्रीनलैंड में जो अगर कोई हलचल हो रही है तो उससे प्रभावित हो सकता है, या फिर ग्रीनलैंड क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, वहां पे स्थिरता रहना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीनलैंड में महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के कारण ये बर्फ पिघल रही है। अब बर्फ अगर पिघल रही है तो इसकी वजह से यह होगा कि भारत के जो समुद्री तट है वहां पर भूजल स्तर जो समुद्री तट है वहां पे समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। अगर समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इससे होगा कि भारत के जो तटीय क्षेत्र है उनको खतरा पैदा होगा, और एक जलवायु जनित आपदा या फिर जलवायु जलित एक तरह से माइग्रेशन जो होता है वो भारत में हो सकता है। साथ साथ में अगर आर्कटिक क्षेत्र और ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्रों में अगर बर्फ पिघलती है तो भारत की जो मानसून प्रणालियां हैं वो भी खराब हो सकती है, या फिर किसी भी तरह से उन पर नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट हो सकता है। तो भारत में अगर मानसून कम होता है या उसमें कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो भारत के जो किसान हैं उनकी आजीविका को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगला है रणनीतिक हित भी भारत के हैं। भारत ने सन 2022 में आर्कटिक क्षेत्र के लिए अपनी एक पॉलिसी जारी करी थी। उसने ये बोला था कि हम चाहते हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पे साइंटिफिक रिसर्च करें, और एक सत्क्रिय दृष्टिकोण भारत को प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं भारत के हित भी वहां पर विद्यमान है। अगला हम लोग अगर बात करें तो संसाधन सुरक्षा, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर अमेरिका ये चाह रहा है कि वहां से रेयर अर्थ एलिमेंट होगा उनका एक्सकवेशन किया जाएगा, मिल सकते हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं अगर वहां से रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, अगर पर्यावरण दृष्टिकोण से संतुलन बनाए रखते हुए वहां पर अगर रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उनका एक्सकवेशन किया जाता है, तो ये हो सकता है कि भारत के लिए भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट का एक वैकल्पिक स्रोत या एक वैकल्पिक रास्ता तैयार हो सकता है। अगला है कूटनीतिक अवसर भी भारत के लिए। कूटनीतिक अवसर भारत के लिए किस प्रकार से, देखिए, आर्कटिक क्षेत्र का जो प्रशासन है साथ साथ में पर्यावरण कूटनीति जो है, क्योंकि अगर वहां पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और
अब देख रहे हैं वहां पे तो अब प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो रही है, सैन्य प्रतिस्पर्धा क्या पता शुरू ही हो जाए आने वाले टाइम में। तो भारत के पास एक कूटनीतिक अवसर है कि भारत आर्कटिक प्रशासन और वहां के पर्यावरण कूटनीति में एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभा सकता है। तो भारत के ये 4 कारणों की वजह से भारत के लिए जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत की जो रणनीति है उसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? एक भारत की रणनीति का ब्लूप्रिंट ये होना चाहिए कि भारत जो एक सामरिक स्वायत्तता तो बनाए रखे, साथ साथ में सहयोग की बात करे। भारत को चाहिए, भारत जो हमेशा बात करता है कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था होनी चाहिए, उसके हिसाब से पूरे देश में और एक दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित होने चाहिए। साथ साथ में भारत ये बोलता है कि अगर कोई डिस्प्यूट भी है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय स्तर पर या बहुपक्षीय स्तर पर समाधान किया जाना चाहिए। अगला भारत ये बात करता है जलवायु विज्ञान, यानी कि भारत बोलता है कि जो आर्कटिक का क्षेत्र है वो वहां पे साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि वहां का अगर कुछ भी चेंज होता है वहां के जलवायु और वहां के पर्यावरण या फिर वहां पे बर्फ पिघलती है तो पूरी दुनिया में एक तरह से मौसमी प्रणालियां होगी, उसको प्रभावित करेगा और समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। अगला हो गया सतत विकास होना चाहिए। भारत जो हमेशा बात करता है या विश्व के और भी देश बोलते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पे वहां पर आर्थिक अवसर जो भी बोल रहे हैं, जैसे कि वहां पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उनकी ही एक्सकवेशन की बात होगी, तो पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आर्कटिक और ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिहाज। तो पर्यावरण संरक्षण भी होना चाहिए, साथ साथ में अगर वहां पे कोई आर्थिक अवसर है तो उसमें संतुलन होना चाहिए, और इन्हीं सबके लेके एसडीजी गोल्स जो है उनका पालन किया जाए। ठीक है, भारत चाहता है कि भारत कोई महाशक्ति जो है उसकी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़े और भारत अपने राजनीतिक अपने जो सामरिक हित है उनको साध सके। अब निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या बता सकते हैं? देखिए, वर्तमान में 21वीं शताब्दी में ग्रीनलैंड जो है एक तरह से जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रतिस्पर्धा और भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अब वो किस दिशा में जाएगा ये इस पर निर्भर करेगा कि वहां के जो देश है और जो विश्व के जो देश है वहां पे सहयोग और संतुलन की नीति अपनाते हैं या फिर प्रतिस्पर्धा की। अब जो भी नीति इन देशों के द्वारा अपनाई जाएगी यही आने वाले समय में 21वीं सदी में जो वैश्विक राजनीति होगी उसको भी निर्धारित करेगी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। और सुरेश सुझाव ये दे सकते हैं कि वहां के जो लोग हैं उनके आर्थिक हितों, पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय अधिकार जो है उनमें संतुलन बनाया जाए और एक तरह से शांतिपूर्ण सहयोग के माध्यम से अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को भी एक तरह से माना जाए और ग्रीनलैंड के जो लोग हैं उनकी स्वायत्ता और एक तरह से क्षेत्रीय अखंडता को भी बरकरार रखा जाए। ठीक है, अब जो ये टॉपिक है वो मेनली आप अगर बात करेंगे तो अगेन इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से आपके महत्वपूर्ण है, तो नजर बना के रखिएगा आने वाले टाइम में क्या होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या स्टैंड लेते हैं इसमें और यूरोप के देश उसका कैसा प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में तो इतना ही, और ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।